चलिए हम लोग यहाँ से चैप्टर वाइज मैथ का क्लास शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर नवोदय विद्यालय और विद्या ज्ञान क्लास 6 प्रवेश परीक्षा में जो मैथ के प्रश्न बनते हैं मैं आप लोग को यहाँ से बता रहा हूँ। एक चैप्टर वाइज संख्या पद्धति, लासा मासा, उसके बाद में औसत, ये सब सारी बातें मैं यहाँ पर आप लोग को बताऊँगा चैप्टर वाइज। चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति को इंग्लिश में नंबर सिस्टम कहा जाता है। अच्छा, मैं आप लोग को जो जिस तरीके से प्रश्न बनते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय, मैं आप लोगों को कराऊंगा। पहले मैं बेसिक जानकारी आप लोगों को कुछ दे देता हूं। ये फर्स्ट क्लास है, हो सकता है ये सभी बातें आप लोग जानते हों, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। अगर पूछा जाए कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, पूर्ण संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इन सभी के बारे में बताऊंगा बिल्कुल बेसिक से। तो यहाँ पर देखो लिखा है प्राकृतिक संख्या, तो मैं परिभाषा लिख देता हूँ। प्राकृतिक संख्या, तो मैं परिभाषा लिख देता हूँ। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे मैं उदाहरण की बात करूं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डाट डाट करके हम लोग गिनते जाते हैं, तो ये सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे प्रश्न में मैं बात करूंगा। जैसे प्रश्न पूछा जाए प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, तो वहां पर योग का मतलब जानते हैं सब लोग कि जोड़ होगा। लेकिन अब प्राकृतिक संख्या समस्या आ जाएगी कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो यहाँ से हम लोग पढ़ लेते हैं। एक आर्यभट्ट थे, उन्होंने जीरो की खोज की और उन्होंने बताया कि अब यह पूर्ण संख्या हो गई है, अब यह अपने आप में पूर्ण है। जहाँ तक हम गिनती लिखना चाहें लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ तक 9 तक लिखते जाएं, उसके बाद में हम क्या करते हैं, एक यानी इसको रिपीट कर देते हैं। फिर एक के बाद एक, फिर एक के बाद 2, एक के बाद 3, ऐसे लिखते जाते हैं। एक के बाद 9, फिर 9 आ गया, फिर हम क्या करेंगे, इसको रिपीट कर देंगे। यहाँ पर 20 लिख देंगे और फिर 20 के बाद यानी कि 2 1, 2 2, 2 3, ऐसे रिपीट करते चले जाएंगे, हमारी संख्या बनती चली जाएगी। तो यानी प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं हम, तो गिनती की संख्या क्यों कहते हैं। अब अगर बात किया जाए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या में जीरो को भी शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त संख्या परिवार पूर्ण संख्या कहलाती है। अब संख्या आगे कैसे बनाई जाए, उसके लिए जीरो की खोज की गई। आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की, उसके बाद में पूर्ण संख्या बन गई। तो यहाँ से चलिए हम लिख लेते हैं पूर्ण संख्या के बारे में कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। होल नंबर, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में हम कहते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या परिभाषा लिख लीजिए आप लोग। गिनती की संख्या में जीरो को भी शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त संख्या परिवार पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी गिनती की संख्या में जीरो को भी शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त संख्या परिवार पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे यहाँ से आप देख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 डाट डाट करते हम अनंत तक जाएंगे। तो यहाँ पर जीरो को शामिल कर लिया गया, तो ये क्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई। तो आप लोग समझ गए होंगे कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, और प्राकृतिक संख्या को प्राकृतिक संख्या क्यों कहते हैं और पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या क्यों कहते हैं। बता दिया कि जीरो की खोज हुई तो संख्या पूर्ण हो गई। अब हम बात करते हैं सम संख्या की। सम संख्या किसे कहते हैं, सम
संख्या के बारे में। सम संख्या किसे कहते हैं? तो जो संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, यानी 2 से पूरी पूरी कट जाती है, उसे हम सम संख्या कहते हैं। परिभाषा लिख लीजिए। जो संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित यानी कि ब्रैकेट में लिख लीजिए कट हो जाती है, विभाजित हो जाती है, उसे सम संख्या कहते हैं। उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे अगर गिनती की संख्या में हम 1 की बात करूं तो 1 सम संख्या नहीं, किया 2 से नहीं कटेगी। और 2 की हम बात करें तो 2 कट जाएगी 2 से, 2 1 कम 2, 3 नहीं कटेगा, 4 कटेगा, यानी एक संख्या को हम छोड़ते जाएंगे, ठीक है, और उस सम संख्या लिखते जाएंगे। जैसे 4, 5 छोड़ देंगे, 6 लिखेंगे, 6, 8, 10, 12, इतना आप लोग जानते हैं, इसे हम सम संख्या कहते हैं। इसको हम अगर काटें तो 2 से कट जाएगी, 2 को काटे 2 1 कम 2, 4 को काटे तो 2 दूना 4, 3, अगर 6 को हम काटें तो 2 3 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, ऐसे संख्या हमारी कटती चली जाएगी। तो इन संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं। अब मैं बात करता हूँ विषम संख्या किसे कहते हैं। तो वह संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती, यानी कि नहीं कटती है 2 से, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, फिर मैं और लिखवाता हूँ। चलिए, इतना आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए, इसको मैं इरेज कर देता हूँ और मैं आप लोगों को विषम संख्या किसे कहते हैं और भाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, इसके बारे में बताता हूँ। यहाँ से प्रश्न बहुत अच्छे से पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है, कौन सी भाज्य संख्या है, कौन सी अभाज्य संख्या है, कौन सी नहीं है, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। मैं आप लोग को पूरा बहुविकल्पीय प्रश्न कराऊंगा, बस आप लोग धैर्य बनाए रखें। वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किए तो कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चैप्टर वाइज मैं आप लोग को पढ़ाऊँगा। चलिए, अगर मैं बात करूँ विषम संख्या की, विषम संख्या किसे कहते हैं, ठीक है, बात करूँ विषम संख्या किसे कहते हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि किसे कहते हैं, जैसे कि जो संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती है या नहीं कटती है, तो उसे विषम संख्या कहा जाता है। जैसे एक है, 1 2 से नहीं कटेगा और 2 कट जाएगा, 3 नहीं कटेगा और 4 कट जाएगा, 5 नहीं कटेगा, 5 के बाद 6 नहीं लिखेंगे, 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15, फिर 17, ऐसे डाट डाट हम लिख देंगे यहाँ पर। जैसे कि 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है, 17 है। तो ये सब संख्याएं क्या हैं, 2 से नहीं कटने वाली संख्याएं। 9 को हम 2 से काटे तो नहीं कटेगी। तो 9 और 13, 15, 17, 11 ये सब जो हैं, इसमें से अगर पूछा जाए कौन सी भाज्य संख्या है, कौन सी अभाज्य संख्या है, तो समस्या आ जाएगी। अगर नहीं जानते हैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अगर भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या किसे कहा जाता है, ये आप लोग अगर जान गए परिभाषा में,
तो आप लोग अच्छे से इसको बता ले जाएंगे। पेपर में पूछा जाता है कि 1 से 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, या 70 से लेकर 80 तक की संख्या में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो समस्या आ जाएगी। तो चलिए हम हेडिंग बनाते हैं यहाँ से, भाज्य संख्या लिख लेते हैं कि भाज्य संख्या किसे कहा जाता है। भाज्य संख्या की मैं बात करूं, देखो इसमें चल रहा है कैमरे में, इधर रिकॉर्ड हो रहा है। भाज्य संख्या, तो यहां से लिख लीजिए, जिस संख्या के 2 से, जिस संख्या के हिंदी में देखो 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जिस संख्या के 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अच्छा, गुणनखंड किसे कहते हैं मैं अभी आप लोग को बताऊंगा। गुणनखंड का मतलब होता है, यहाँ से समझिए, जैसे कि लिखा है गुणन और यहाँ पर लिखा है खंड, यानी गुणा कितनी बार हम गुणा करेंगे तो वो खंड खंड हो जाएगा। इस तरीके से याद रखिए, जिसे हम गुणा करते हैं तो उसको हम खंड खंड में कर देते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं 8 की, अगर पूछा जाए 8 के कितने गुणनखंड है, 8 भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है, तो जाहिर सी बात है आप लोग बता ले जाएंगे कि ये भाज्य संख्या है। अच्छा, इसका गुणनखंड कैसे होगा कि 2 से अधिक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे, पहले 1 से लिखना स्टार्ट करें, 1 गुणे 8 लिखेंगे तो क्या आएगा 8, फिर 2 से करें तो 2 चौ 8, 3 से गुणा अगर हम काटें इसको तो नहीं कटेगा, 4 से काटें तो 4 गुणे 2 बराबर कितना होगा 8, और फिर हम 5 से काटें 6 से काटें नहीं कटेगा ये, तो हम डायरेक्टली 8 से अगर काटें तो 8 गुणे 1 बराबर कितना होगा 8, 8 एकम 8, यानी 1 अट्ठे 8, 2 चौक 8, 4 दूना 8, 8 एकम 8। तो इसके कितने गुणनखंड हो गए 4। 8 के कितने गुणनखंड हैं 4 हैं, तो यह क्या है, यानी कि इसके 2 से अधिक गुणनखंड, ये क्या है भाज्य संख्या है। ठीक है, जैसे मैं बात करूं 2 के कितने गुणनखंड है, 2 क्या है भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है, तो मैं इसका गुणनखंड को तो 1 गुणे 2 बराबर 2, और फिर 2 गुणे 1 बराबर 2, और फिर हम 2 को काटे तो किसी भी संख्या से नहीं कटेगा ये 2। अब 2 के कितने गुणनखंड हैं 2 ही गुणनखंड है, और यहाँ परिभाषा में लिखा है भाज्य संख्या की कि जिस संख्या के 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं उसे ही भाज्य संख्या कहा जाता है। तो इसके तो 2 ही गुणनखंड है, 2 से ज्यादा तो है नहीं। अगर हम 2 को काटें तो ये किसी से नहीं कटेगा, कि कटेगा, यानी कि इसके केवल कितने गुणनखंड हैं 2 ही गुणनखंड हैं, यानी 2 से ज्यादा गुणनखंड नहीं है, तो यानी ये भाज्य संख्या नहीं है, तो ये क्या है अभाज्य संख्या है। ये 2 सम संख्या भी है और ये 2 क्या है अभाज्य संख्या भी है, इसीलिए 2 को सम अभाज्य संख्या कहा जाता है। पूछा जाएगा पेपर में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सम अभाज्य है, तो 2 है। तो यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे कि हम भाज्य संख्या किसे कहते हैं। जैसे मैं यहाँ उदाहरण पर लिखवा दे रहा हूँ आप लोगों को, जैसे लिख लीजिए, जैसे यहाँ पर 4 है, अब 1 नहीं है, 1 भाज्य संख्या नहीं है क्योंकि 1 के केवल 1 ही गुणनखंड है, ना तो ये भाज्य और ना ही अभाज्य है। अगर मैं 5 की बात करूँ तो इसके केवल 2 ही गुणनखंड है। फिर 6 है, अगर मैं 8 की बात करूँ तो 8 क्या है भाज्य संख्या है। फिर 9 क्या है भाज्य संख्या है, 9 के 2 से अधिक गुणनखंड है। जो संख्या किसी पहाड़े में आ जाए वह संख्या भाज्य संख्या होगी। जैसे कि अगर मैं 3 के पहाड़े की बात करूं तो 3 में आता है 3 त्रिक्का 9, 9 एकम 9, 1 नवैया 9, 3 त्रिक्का 9, 2 से अधिक गुणनखंड हो गए, यानी 3 गुणनखंड हो गए इसके। तो क्या है ये भाज्य संख्या। 9 है, 10 है, 11 नहीं है, 12 है, 12 के बाद में 14 है, 15 है, 16 है, ये सब क्या है भाज्य संख्याएं हैं। अच्छा, इधर देखो नीचे दिख रहा है अभाज्य संख्या, लिख जाएगा कि नहीं लिख जाएगा, लिख जाएगा। चलिए इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका नोट डाउन करिए कॉपी में, फिर मैं अभाज्य संख्या के बारे में लिखवाता हूँ और अच्छे से समझा भी देता हूँ। पहले मैं आप लोगों को जो छोटी छोटी परिभाषाएं हैं उनके बारे में बता देता हूँ कि आगे समस्या ना आए। जब मैं किसी के बारे में बात करूँ तो आप लोगों को पहले से ही पता रहे कि किसे कहते हैं।
ठीक है। अगर मैं भाज्य संख्या या सम संख्या या विषम संख्या के बारे में बात करूं तो आप लोग बता ले जाएं। चलिए हेडिंग डाल लीजिए यहाँ से, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, तो मैंने आप लोगों से बताया कि जिस संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड हों उसे ही अभाज्य संख्या कहा जाता है। अच्छा, 2 ही गुणनखंड हों, कहने का मतलब है केवल 2 ही गुणनखंड हैं। अगर किसी भी संख्या के 1 ही गुणनखंड है तो वह संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगी, और किसी भी संख्या के अगर 3 गुणनखंड हैं तब भी वह संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगी। अभाज्य संख्या का मतलब है उसके केवल 2 ही गुणनखंड होने चाहिए। लिख लीजिए यहाँ से, जिस संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्या, उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे यहाँ से समझिए, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। जैसे उत्तर में लिख लीजिए 2 है, 3 है, 5 है, 7, 8, 9 नहीं है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, डैश लगा देंगे। देखिए यहाँ से। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने 1 को क्यों नहीं लिखा। तो 1 की अगर मैं बात करूँ, 1 का आप लोग गुणनखंड करिए, 1 कम 1, और इसका कोई गुणनखंड नहीं हो सकता है। इसके केवल 1 ही गुणनखंड है, 1 कम 1। तो ये क्या है, ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, क्योंकि भाज्य होने में 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए और अभाज्य होने में केवल 2 ही गुणनखंड होना चाहिए। तो इसके 1 ही गुणनखंड है। 2 की अगर मैं बात करूं तो 2 के 2 गुणनखंड हैं, ये क्या है, अभाज्य संख्या। अगर मैं 3 की बात करूं तो 1 से पहले हम गुणा करें, 1 तियां 3 और 3 एकम 3, 2 ही गुणनखंड है, यानी क्या है, अभाज्य संख्या है। 5 की मैं बात करूं तो 5 एकम 5 और 1 पंचे 5, बात एक ही है, 2 ही गुणनखंड है। 7 के भी ऐसे हैं, 11 के भी, 13 के भी। अगर मैं 9 की मैं यहाँ पर 9 की बात करूँ तो 9 के 3 गुणनखंड हो जाते हैं, 15 के भी 3 गुणनखंड हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम ज्ञात करते हैं अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं आप लोगों को बिल्कुल जादुई तरीके से गणित पढ़ाऊंगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों बताऊंगा। जैसे कि कौन सी भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या अगर कहा जाए प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा, इस सब प्रश्नों के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। 1 से लेकर 40 तक की संख्याओं का योग यानी जोड़ क्या होगा, योगफल क्या होगा, या फिर बीच से संख्या दे दी जाए, जैसे कि 17 से लेकर 34 तक संख्याओं का योग क्या होगा। इस तरीके से बीच की संख्या दे दी जाती है तो वहाँ पर हम नहीं निकाल पाते। जैसे कि यहाँ पर मैं बात करूँ 17 + 18 + 19 ... ऐसे करके प्रश्न में पूछा जाता है, +48, इतनी संख्याओं का योग क्या होगा, इस तरीके से पूछा जाता है। या प्रथम 15 सम संख्याओं का योग क्या होगा, पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा, 1 से 5 तक की संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। मैं आप लोग को पूरा बताऊंगा। पहले मैं छोटा छोटा जो शब्द है आप लोग को थोड़ा बहुत बता देता हूँ। अच्छा, अभाज्य संख्या आप लोग जान गए। अब मैं बात करूँ, जैसे यहाँ पर एक पूछा जाए आप लोगों से कि अनुवर्ती संख्या किसे कहते हैं। अनुवर्ती संख्या सब लोग जानते होंगे, लेकिन मैं थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ से थोड़ा कन्फ्यूजन वाले प्रश्न कैसे बनते हैं ये मैं बताने की आप लोग को कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि और यहाँ पर एक है पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या मैं जानता हूँ कि आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन मैं थोड़ा सरल शब्दों में आप लोग को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर पूछा जाए अनुवर्ती संख्या किसे कहते हैं, अनुवर्ती, और यहाँ पर है पूर्ववर्ती। तो याद रखिएगा,
कोई भी संख्या है, अनुवर्ती संख्या, अनु मतलब होता है आगे, आ से याद रखना आगे, ठीक है, ये ट्रिक थोड़ा याद रखिएगा अनुवर्ती संख्या की। आ से हो गया आगे, और पू लिखा है यानी पूर्व, पूर्व मतलब होता है पहले, लेकिन पू से याद रखिए पीछे, ठीक है, यहाँ से पूर्व का मतलब है पीछे। यानी किसी भी संख्या, अगर मैं बात करूँ कि संख्या 8 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी, तो अनुवर्ती यानी कि आ से आगे, 8 के आगे कौन सी संख्या आती है, 9 आती है। क्या आती है, 9। तो आप लोग बताएंगे, जैसे कि यहाँ पर मैं बात करूँ इसकी सूत्र की, तो सूत्र भी लिख लीजिए यहाँ पर, जैसे कि n+1 ये हो जाएगा। अगर पूछा गया है कि 8 की अनुवर्ती बताइए, 8 की अनुवर्ती संख्या, अगर 8 की मैं बात करूं, 8 के आगे कौन सी संख्या आती है, तो 9 आती है, तो 9 हो जाएगी 8 की अनुवर्ती संख्या। लेकिन मैं सूत्र पे अगर रखूं तो n फॉर होता है नंबर, नंबर यहाँ पर क्या है 8, तो 8 लिखेंगे प्लस क्या लिखेंगे 1 बराबर कितना हो जाएगा 9, तो क्या हो जाएगी 9, यानी 8 की अनुवर्ती संख्या क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी। और पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मतलब एक संख्या पीछे, जैसे अगर पूछा जाए 8 की पूर्ववर्ती संख्या कौन सी होगी, तो इसका सूत्र हम क्या लिखेंगे n-1, ठीक, n-1 ये सूत्र लगाएंगे। तो जैसे क्या होगा, 8 लिखा है तो 8 - 1 बराबर कितना आएगा 7 आ जाएगा, तो यानी 8 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, तो 7 होगी। ऐसे बड़ी संख्याओं में पूछा जाता है कि 489 की अनुवर्ती संख्या, तो आप लोग क्या बताएंगे, 489 के बाद में क्या आता है 490 आता है, तो इसकी अनुवर्ती क्या हो जाएगी 490 हो जाएगी। अगर मैं बात करूं कि 489 की पूर्ववर्ती संख्या, 489 की पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, तो इसके पूर्ववर्ती मतलब एक संख्या पीछे कर देंगे हम, तो 489 में एक घटाएंगे यानी एक पीछे आएंगे तो क्या होगा 488, ये क्या हो जाएगी पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी। लेकिन समस्या कब आती है, अगर पूछा जाए 8 की संख्या, 8 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, समझिएगा ध्यान से, प्रश्न में ऐसे पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे, 8 की पूर्ववर्ती संख्या, यहां से अच्छे से समझिए, कहा गया है 8 की पूर्ववर्ती, देखिए जैसे कि 8 की पूर्ववर्ती पूछा गया है ना, कि 8 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, तो 8 की पूर्ववर्ती क्या हो जाएगी 7, यानी 8 के पहले क्या आता है 7, और 7 की पूर्ववर्ती क्या होगी तो 6 हो जाएगी। इस तरीके से याद रखिएगा। अगर पूछा जाए 8 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी, तो 8 की, जैसे कि मैं बात करूं 8 की अनुवर्ती संख्या, ठीक, तो 8 की अनुवर्ती क्या होगी 9 हो जाएगी, और 9 की अनुवर्ती क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी, तो 8 की अनुवर्ती 10 होगी, कंफ्यूज करता है। जैसे यहाँ पर एक बात और याद रखिए, जैसे मैं बात करूं कि अगर 8 की अनुवर्ती की पूर्ववर्ती संख्या बताइए, पूर्ववर्ती संख्या, ये देखिए 8 की अनुवर्ती की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, ऑप्शन में दिया रहेगा, तो हम क्या निकालेंगे, जैसे देखो ध्यान से इसको, 8 की अनुवर्ती क्या होगी 9, और 9 की पूर्ववर्ती क्या होगी 8, तो वही संख्या आ जाएगी, यानी 8 की अनुवर्ती की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी 8 ही होगी, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे 8 की अनुवर्ती समझिए, यहाँ से 8 की अनुवर्ती क्या होगी 9 हो जाएगी, और 9 की पूर्ववर्ती क्या होगी तो 8 ही हो जाएगी, यानी 8 की अनुवर्ती की पूर्ववर्ती पूछा गया है। कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके से प्रश्न दिए जाते हैं। चलिए इतना नोट डाउन कर लिए आप लोग। फिर मैं आप लोग को थोड़ा एक अंकित मान और स्थानीय मान, थोड़ा डिफरेंस इनमें पूछा जाता है, तो अंकित मान किसे कहते हैं, यानी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू किसे कहते हैं, थोड़ा मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो चलिए इतना आप लोग
नोट डाउन करिए कॉपी में या स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं उसको बताकर फिर और भी प्रश्न बताता हूँ। तो 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और अंकित मान की मैं बात करूँ 6 का कितना होगा, तो 6 ही होगा। इस तरीके से ज्ञात करते हैं। यानी अंकित मान में बात करूँ कि 4, 8, 6, 3 यह संख्या जो लिखी है इसमें 8 का अंकित मान क्या है, तो 8 ही है। 6 का अंकित मान क्या है, 6 ही है। 3 का अंकित मान क्या है, 3। स्थानीय मान बदल जाता है। 3 का स्थानीय मान 3 होगा, 6 का यहाँ पर स्थानीय मान कितना होगा, 60 होगा। 8 का स्थानीय मान 800 होगा और 4 का स्थानीय मान 4000 होगा। तो अंकित मान और स्थानीय मान आप लोग समझ गए होंगे।